नमस्कार। आजकल शेयर बाजार में एक नाम काफी सुनाई दे रहा है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक की ये सब्सिडियरी है और हाल ही में इसका आईपीओ आया था। हाँ, और आईपीओ ने काफी ध्यान खींचा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, कंपनी की वेबसाइट से, फाइनेंशियल पोर्टल से, खबरों से, उसे जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आखिर है क्या, करती क्या है। और ये भी कि बाजार में इसे लेकर इतना उत्साह क्यों है, ये जानना अहम है, खासकर इसलिए क्योंकि ये सीधे सीधे एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी संस्था से जुड़ी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके परिचय से। एचडीबीएफएस मतलब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक एनबीएफसी है ना? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जी हाँ, 2007 में शुरू हुई थी और इनका नेटवर्क जो है वो काफी बड़ा है। हाँ, मैंने पढ़ा कि करीब 1170 शहरों में इनकी पहुंच है और शाखाएं भी बहुत हैं। जी, 1771 शाखाएं हैं मार्च 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से। ये वाकई एक बड़ा नेटवर्क है। और इसमें एचडीएफसी बैंक का क्या रोल है, मतलब कितनी हिस्सेदारी है बैंक की? बैंक की इसमें काफी बड़ी, मतलब करीब 94% से ज्यादा हिस्सेदारी है। तो एक तरह से ये एचडीएफसी बैंक का ही विस्तार है। विस्तार मतलब ये बैंक के लिए क्या करती है? ठीक ठीक। देखिए, कई तरह से मदद करती है। एक तो ये बैंक के प्रोडक्ट्स को, खासकर रिटेल लोन्स वगैरह को, ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा है। फिर बैंक के रिटेल लोन की वसूली में भी ये सहायता करते हैं। अच्छा, रिकवरी भी? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बैंक को बीपीओ सर्विसेज भी देते हैं, मतलब बैक ऑफिस का काम, सेल्स सपोर्ट, इस तरह की चीजें। ओके, तो ये सिर्फ लोन देने वाली कंपनी नहीं है? नहीं नहीं, और इनको एचडीएफसी का ब्रांड नाम, लोगो और फंडिंग सपोर्ट तो मिलता ही है। और एक और बात, आरबीआई ने इन्हें अपर लेयर एनबीएफसी की कैटेगरी में रखा है। अपर लेयर, इसका मतलब? ये ग्राहकों को क्या क्या ऑफर करते हैं? सुना है लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, काफी विविध पोर्टफोलियो है इनका। पर्सनल लोन देते हैं करीब 25 लाख तक, बिजनेस लोन भी हैं 30 लाख तक। हाँ। फिर गाड़ियों के लिए लोन है, 2 व्हीलर, ऑटो, कमर्शियल गाड़ियां, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और ट्रैक्टर के लिए भी। गोल्ड लोन भी है, प्रॉपर्टी पर लोन भी देते हैं। अरे वाह। और आजकल जो चल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, मतलब फ्रिज, टीवी वगैरह के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स लोन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लोन, ये सब भी शुरू किया है। और बीमा भी बेचते हैं शायद? हाँ, एचडीएफसी अगो जो जनरल इंश्योरेंस देखती है, हाँ। और एचडीएफसी लाइफ, इनकी पॉलिसीज भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब लोन और बीमा दोनों? आजकल ये डिजिटल वगैरह का भी जोर है इनके यहाँ, ऐप, व्हाट्सएप सेवाएं। बिल्कुल, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एचडीबी ऑन द गो नाम से इनका ऐप है, व्हाट्सएप पर भी सर्विस है, और कुछ प्री अप्रूव्ड लोन तो वो दावा करते हैं 5 मिनट में बिना कागज के मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये जो इतनी सारी सर्विसेज है, इनका मिक्स कैसा है? मतलब किस तरह के लोन पर ज्यादा फोकस है? देखिए, मार्च 2025 के एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 46% एसेट फाइनेंस का था। एसेट फाइनेंस मतलब? सिक्योर्ड लोन। हाँ, जैसे गाड़ियों के लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, मतलब जहां कोई संपत्ति गिरवी रखी हो। फिर मॉर्गेज लोन यानी प्रॉपर्टी पर लोन, वो करीब 23% था, और असुरक्षित लोन जैसे पर्सनल लोन वो भी लगभग 23%। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लगभग बराबर जैसा? हाँ, और बाकी जो करीब 8% बचा वो नए सेगमेंट्स का है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, गोल्ड लोन, डिजिटल लोन वगैरह। और ग्राहक किस तरह के लोगों को ये ज्यादा लोन देते हैं? परंपरागत रूप से तो इनका फोकस टियर 4 और उससे छोटे शहरों, कस्बों पे रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पे ज्यादा ध्यान था। इनकी 70% से ज्यादा शाखाएं इन्हीं इलाकों में हैं। अच्छा। लेकिन अब ये धीरे धीरे मेट्रो शहरों में भी अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, तो अब मिक्स बदल रहा है थोड़ा। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने एचडीएफसी को एकदम से लाइमलाइट में ला दिया, इनका आईपीओ। हाँ, 2 जुलाई 2025 को लिस्टिंग हुई थी, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ था। कितना पैसा जुटाया था इन्होंने? 12,500 करोड़, बहुत बड़ी रकम है ये। और लिस्टिंग भी तो अच्छी हुई थी। इशू प्राइस 740 था शायद। जी, 740, और लिस्ट हुआ 835 रुपए पर, यानी करीब 13% का प्रीमियम मिला लिस्टिंग पर। ये तो कमाल है। इसका मतलब निवेशकों ने हाथों हाथ लिया ऐसे। बिल्कुल, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो करीब 17 गुना भरा था इशू, और जो बड़े निवेशक होते हैं क्यूआईबीज, उन्होंने तो इसे 55 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब किया। 55 गुना? बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि बाजार का भरोसा कितना मजबूत था इसमें। और लिस्टिंग के पहले ही दिन ये मार्केट कैप के हिसाब से देश की 8वीं सबसे बड़ी एनबीएफसी बन गई। कितनी वैल्यूएशन हो गई थी? 70,000 करोड़ रुपए।
ये भरोसा इसलिए भी खास है क्योंकि जैसा आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में देखा होगा, मार्च 2025 का जो नेट प्रॉफिट था वो पिछले साल मार्च 2024 से कुछ कम था। हाँ, ये मैंने भी नोट किया था। तो मतलब मुनाफे पर थोड़ा दबाव था, फिर भी बाजार उत्साहित था। जी, शायद एचडीएफसी के नाम और भविष्य की संभावनाओं पर दाव लगा रहे थे निवेशक। तो अब अगर आज की तारीख में देखें तो इनकी वित्तीय सेहत कैसी है? AUM तो आपने बताया 1,07,300 करोड़ के आसपास है मार्च 2025 तक। हाँ, और लोन बुक के साइज के हिसाब से ये चौथी सबसे बड़ी रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है। और रिटर्न वगैरह कैसे हैं? ROE, ROA? रिटर्न ऑन इक्विटी ROE पिछले कुछ समय में 15 से 19% के बीच रहा है, जो ठीक माना जाता है, और रिटर्न ऑन एसेट्स करीब 3% के आसपास। ये आंकड़े तो ठीक लग रहे हैं। एसेट क्वालिटी का क्या हाल है? मतलब NPA वगैरह? आईपीओ के समय जो आंकड़े आए थे उनके हिसाब से ग्रॉस एनपीए करीब 1.90% था और नेट एनपीए 0.63% के आसपास। ये इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा है? ये बुरा नहीं है, मतलब कंट्रोल लगता है, और एचडीएफसी बैंक का साथ होने से एक मजबूती तो मिलती ही है। हाँ, वो तो है, लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी है? एक चीज है जिस पर शायद नजर रखनी होगी। एक ब्रोकरेज फर्म एमकाई ने आरबीआई के कुछ ड्राफ्ट नियमों का जिक्र किया था। कैसी नियम? ये नियम बैंक और उसकी जो सब्सिडरी एनबीएफसी होती है उनके बीच बिजनेस ओवरलैप को लेकर हैं। मतलब ऐसा ना हो कि दोनों एक ही तरह के ग्राहक को एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हों। अच्छा, तो अगर ये नियम सख्त हुए तो हो सकता है भविष्य में एचडीएफसी बैंक को एचडीएफएस में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम करनी पड़े। यह अभी सिर्फ एक संभावना है, ड्राफ्ट नियम है, लेकिन इस पर नजर रहेगी। HDFC बैंक की एक अहम और बड़ी सब्सिडरी है, बिल्कुल, जो कई तरह के लोन और दूसरी सर्विसेज देती है। नेटवर्क बहुत बड़ा है और हाल ही में इसका IPO जबरदस्त सफल रहा, शेयर बाजार में एंट्री भी मजबूत हुई। जी हाँ, इसकी ताकत है एचडीएफसी की ब्रांडिंग, इसका बड़ा नेटवर्क और विविध प्रोडक्ट्स। लेकिन आगे चलकर मुनाफा बनाए रखना और ये जो रेगुलेटरी बदलावों की बात आप कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी होगा। बिल्कुल सही, चुनौतियां तो रहेंगी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, HDFC की इतनी मजबूत बैकिंग के साथ क्या HDFS अपने दम पर एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पे बजाज फाइनेंस जैसे जो मार्केट लीडर्स हैं उनको टक्कर दे पाएगी? ये $1 मिलियन सवाल है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा। देखना होगा कि ये अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही।